हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति's टॉक। गाइस, आप लोग बायोकॉन के बारे में जानते हैं। बायोकॉन एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा नाम है और शायद बहुत सारे लोग बायोकॉन ऐसे ना जानते हो, बट शेयर मार्केट वाले लोग तो जानते ही होंगे कितना प्राइस है, डे टू डे कैसे बायोकॉन ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। बायोकॉन एक बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और ये स्टैब्लिश की गई है एक लेडी के थ्रू। कैसे नौकरी ना मिलने पर और सिर्फ अपने अकाउंट में 12,000 रुपए होने पर इतना बड़ा फर्म उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया, वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। किरण एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके फादर जो थे वो एक बियर इंडस्ट्री में काम करते थे और उनको शुरू से ही बियर का स्मेल और बियर इंडस्ट्री में वर्क करने का बहुत ज्यादा शौक था। तो उन्होंने फॉरेन से जाकर अपनी मास्टर ब्रूइंग में करी और फिर धीरे धीरे जब उनका मास्टर्स कंप्लीट हो गया और फिर जब वो वापस इंडिया आई तब वो जॉब सर्च करने लगी कि मुझे एज अ ब्रूइंग मास्टर जॉब करना है, क्योंकि उनके फादर ने उन्हें शुरू से सपोर्ट किया था ब्रूइंग मास्टर बनने के लिए। अब जिन लोगों को नहीं पता ब्रूइंग मास्टर क्या होता है उनको मैं बता देती हूँ कि बियर इंडस्ट्री में एक प्रोसेस होती है ब्रूइंग। जब उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तब ये बात होगी 90s की। तब क्या होता था, इंडिया में फीमेल्स को इतना ज्यादा जॉब करने दिया ही नहीं जाता था और फिर उन्होंने कोर्स भी ऐसा चूज करा था जहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती थी। अब जब उन्होंने इंडिया में जगह जगह आकर जब जॉब सर्च करी तो उन्हें साफ मना कर दिया जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ फीमेल। अब मैं फीमेल के बारे में बात करूंगी तो फिर आप लोग ये बोलेंगे कि हर जगह फीमेल का झंडा गाड़ने आ जाते हैं, क्योंकि आजकल की सोसाइटी ने फेमिनिज्म को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। बट ऐसा नहीं है, उनके साथ ये सिचुएशन हुई है कि वो एक फीमेल की वजह से एक ब्रूइंग मास्टर की जॉब नहीं ले पाई थी, क्योंकि उन्हें बस यही बोल दिया जाता था कि ब्रूइंग मास्टर का जॉब एक लड़का कर सकता है, फीमेल्स की इस फील्ड में कोई जगह नहीं है। जब वो थक चुकी थी, हार चुकी थी कि इंडिया में ब्रूइंग का उन्हें जॉब नहीं मिल सकता है, तो वो फॉरेन चली गई। वहां पे उन्हें ब्रूइंग मास्टर का जॉब मिल गया था। वो जब जॉब कर रही थी फिर वहीं पे करते करते उनकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर से, जो कि अपना एक बायोफार्मास्यूटिकल फर्म इंडिया में स्टैब्लिश करना चाहती थी। और उन्होंने किरण का काफी जगह से नाम भी सुना था और किरण उस टाइम पे कितनी, सिर्फ 25 साल की थी। तो उस एंटरप्रेन्योर ने उनके साथ अपना पार्टनरशिप बनाने का डिसाइड किया और उन्होंने बोला कि तुम एक इंडिया में एक फर्म स्टार्ट करो बायोफार्मा का। किरण बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उन्होंने बोला कि मुझे तो किसी मैनेजमेंट का, बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। और फिर उन्होंने ये सोचा कि जब इंडिया में और कोई जॉब नहीं मिल रहा है और फिर ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उनके पास कोई फाइनेंशियली चीजें भी नहीं थी। उन्होंने ये सारी चीजें उस एंटरप्रेन्योर को बताई, बट उन्हें किरण पे ट्रस्ट था कि शी कैन डू इट। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपना एक बायोफार्मा फर्म इंडिया में स्टैब्लिश करेंगी। अब जर्नी स्टार्ट होती है उनकी यहाँ से। ऑल्दो उन्होंने पहले भी बहुत स्ट्रगल किया है एज ए फीमेल कैंडिडेट। जब वो इंडिया में वापस आई और उनके बैंक अकाउंट में उन्होंने रियलाइज किया कि उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 12,000 रुपए हैं। अब 12,000 रुपए में वो एक कंपनी कैसे स्टैब्लिश कर सकती है बेंगलोर जैसे शहर में। उन्होंने काफी जगह लोन ट्राई करा बट उन्हें लोन नहीं दिया गया कि जो बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी वो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के लिए थी। अब लोग ना आज तो कोविड की वजह से लोग बायोटेक्नोलॉजी को इतना जानने लगे हैं, पहले उस टाइम पे तो बायोटेक्नोलॉजी कोई जानता ही नहीं था। एक नई फील्ड में कदम रख रही थी, वो भी एक फीमेल एंटरप्रेन्योर, तो कोई भी उन्हें लोन देने को रेडी नहीं था। फिर जैसे तैसे करके धीरे धीरे कहीं ना कहीं से सोर्स निकाल के उनको लोन मिला, एक स्टार्टअप सेटअप करना स्टार्ट किया। उन्होंने अपना स्टार्टअप एक गैराज में स्टार्ट किया था। अब जब उन्होंने इंटरव्यूज लेना स्टार्ट करे तो स्टार्टिंग में तो क्या होता था, लोग उनका इंटरव्यू लेके चले जाते थे। उनसे ये पूछते थे कि आप क्या काम करना चाहती हैं, क्यों है। अब एक बायोटेक्नोलॉजी फील्ड को जो कि इतनी प्रचलित ही नहीं है, जिसको कोई जानता ही नहीं, उसको समझाना इज ए टफ टास्क। और फिर हर कोई उन्हें आके यही बोलता था क्या आप हमें स्टेबिलिटी दे पाएंगे, क्योंकि उनका खुद का स्टार्टअप था। वो कैसे किसी को स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, उन्हें चाहिए थे ट्रस्टेबल पर्सन। तो हर कोई आके बोल के चला जाता था कि हमें स्टेबिलिटी की जरूरत है तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। धीरे धीरे करते करते उनके बहुत सारे एम्प्लॉयज क्या, इंटरव्यू सब रिजेक्ट हो जाते थे। फिर उन्होंने स्टार्ट किया अपना बायोफार्मा फर्म विद द नेम ऑफ बायोकॉन। उसमें जो पहले एम्प्लॉय थे वो थे उनके गैराज मास्टर। तो सोचिए, एक गैराज चलाने वाला इंसान एक बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है एज ए एम्प्लॉय, जो कि आने वाली टाइम की सबसे। बायोकॉन का कंसेप्ट क्या था, जैसे कि कैंसर ड्रग्स हो गए, इंसुलिन ड्रग्स हो गई, ताकि बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के थ्रू
ऐसी ड्रग्स को मिनिमाइज करके उनका रुपीस कम करना, ताकि हमारे इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको अफोर्डेबल बनाया जा सके। अब जो ड्रग लाखों रुपए में मिलती थी, उन्होंने उसे सिर्फ हजारों में बेचना स्टार्ट कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस। उस टाइम पे लोग साइंस लेना भी बहुत टफ चीज समझते थे कि इसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और बायोटेक्नोलॉजी तो फिर बिल्कुल नया था। उन्होंने जब धीरे धीरे अपना बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में सेटअप करना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने अपनी सबसे पहली ड्रग बनाई थी इंसुलिन के ऊपर। इंसुलिन जो कि एक शुगर पेशेंट्स को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, उन्होंने उस महंगी सी ड्रग का प्राइस बिल्कुल आधा कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस। आज धीरे धीरे देखते देखते उनकी कंपनी बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बन चुकी है, जिसका नाम है बायोकॉन। अब ये तो हो गई उनकी हिस्ट्री। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट प्राइस क्या है बायोकॉन के। बायोकॉन की शेयर मार्केट प्राइस, बायोकॉन का आईपीओ में आना, ये सब चीजें अभी अवेलेबल। और सबसे बड़ी बात, किरण मजूमदार खुद 60% प्राइस होल्डर है अपनी कंपनी की। बायोकॉन धीरे धीरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमा चुका है, और आगे भी जाके बहुत बड़ा नाम कमाने वाला है। और उनकी जो कंपनी है वो प्रॉपरली, वो खुद बोलती है कि वो रिसर्च बेस्ड कंपनी है। उनकी खुद की कंपनी में अभी भी फीमेल और मेल कैंडिडेट रेशियो इक्वल नहीं है, बट वो खुद चाहती है कि उनकी कंपनी में एटलीस्ट यहाँ पे फीमेल और मेल कैंडिडेट रेशियो इक्वल हो। जो उन्होंने फेस किया वो नहीं चाहती कि वो कोई और भी फेस करे। और वो अपने आप को एक एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर भी बोलती है, क्योंकि अगर वो इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जाती, बाहर जाके वो एक उस एंटरप्रेन्योर से नहीं मिलती, तो वो आज वहीं जॉब कर रही होती है एज अ ब्रूइंग मास्टर। वो कभी भी बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में आती ही नहीं, और वो ये फर्म में स्टार्ट नहीं करती। तो इसलिए हमें कभी भी ये सोच के नहीं बैठ जाना चाहिए कि इस फील्ड में हमारा नहीं है तो हम बस चुपचाप बैठ जाएं। आई हुई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें। हम लोग अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब चीज़ें चली जाती हैं तब हमें रियलाइज होता है कि काश हम वो चीज़ कर लेते, काश हम ये चीज़ कर लेते। तो टेक रिस्क। एंटरप्रेन्योर बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो खुद कहती हैं, आई पर्सनली बिलीव एंटरप्रेन्योरशिप इज बिलीविंग इन फेलियर and change failure to the success and celebrate that success. Guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसमें कुछ मोटिवेशनल, कुछ इंस्पिरेशनल लगा हो, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए।